अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको फ़रोनस 3.6 और फ़रोनस 4.2 किलोवाट इन्वर्टर की सेटिंग का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। ये दोनों ही इन्वर्टर्स 24 वोल्ट ऑपरेटेड हैं, यानी कि डबल बैटरी वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली सेटिंग है यूएसबी की। इसमें यूटिलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर चलेगी और सोलर सेकंड प्रायोरिटी। यानी कि अगर आपका सोलर दिन के टाइम चल भी रहा है, ऊपर से पावर जनरेशन सोलर की प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आपका लोड सारा यूटिलिटी पे होगा। तो यूटिलिटी जब बंद होगी तो सेकंड प्रायोरिटी के तौर पर सोलर चलेगा। इसमें सेकंड जो है ऑप्शन एसयूवी का, इसमें अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर चलेगा। उसके बाद यानी कि शाम को वो यूटिलिटी खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, और जब यूटिलिटी नहीं होगी तो फिर बैटरी पे लोड आएगा। इसमें तीसरी सेटिंग जो है वो SBU की है, यानी कि सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड बैटरी। यही सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अगर आप एनर्जी सेव करना चाहते हैं तो इस सेटिंग को रखें, यानी कि पहले सोलर चलेगा, उसके बाद सारा लोड बैटरी पे आ जाएगा। लेकिन इस सेटिंग का सबसे बड़ा एक नुकसान ये है कि रात के टाइम जब आपकी बैटरी ड्रॉप हो के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपका लोड यूटिलिटी पे चल रहा होगा, तो उसके अगर थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ हो जाती है लोड शेडिंग की वजह से, तो फिर आपकी बैटरी ज़्यादा देर आपको लोड को नहीं चला सकेगी। इससे अगली सेटिंग MKS प्रायोरिटी की है। ये सेटिंग सिर्फ उन इन्वर्टर्स में होती है जो रियल टाइम शेयरिंग करते हैं। यानी कि अगर आपका लोड 10 एम्पेयर का रनिंग में है और आप का जो सोलर पैनल है वो बहुत कम ताकत का लगा हुआ है, यानी वो अगर सिर्फ 6 एम्पेयर प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाकी के 4 एम्पेयर्स आपका लोड जो है वो वापडा से शेयर हो जाएगा और आपका टोटल लोड बंद नहीं होगा। पहले जो पुराने इन्वर्टर्स आते थे उनमें MKS की यानी कि रियल टाइम वापडा से शेयरिंग की ऑप्शन नहीं होती थी। तो फिर क्या होता था, जब सोलर जनरेशन से आपका लोड इंक्रीज़ कर जाता था तो आपका टोटल लोड यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाता था, जिससे आपका बिल बहुत ज़्यादा आता था और सोलर को सही तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते थे। इसके बाद अगली सेटिंग है चार्जिंग करंट की। यहाँ से हम 3.6 किलोवाट के लिए 80 एम्पेयर तक चार्जिंग करंट को सेट कर सकते हैं, यानी कि 10 एम्पेयर से लेकर 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। जबकि 4.2 किलोवाट इन्वर्टर को हम 100 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 4.2 को 100 एम्पेयर पर रखेंगे तो हमारी 100 एम्पेयर पे यूटिलिटी या सोलर से चार्जिंग नहीं होगी। वो 50 एम्पेयर अगर हम सोलर से करेंगे तो 50 एम्पेयर पर होगी, और अगर यूटिलिटी से करेंगे तो 50 एम्पेयर पे होगी। क्योंकि ये मैक्सिमम चार्जिंग लिमिट है जिसमें यूटिलिटी चार्जिंग करंट प्लस सोलर चार्जिंग करंट को मेंशन किया गया है। ये 2 नंबर चार्जिंग सेटिंग है, इसको मैक्सिमम रखना चाहिए। अगर आप बैटरी की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी 60 एम्पेयर पे रखें। इसके बाद 3 नंबर सेटिंग में APL यानी 90 से 280 वोल्ट AC की रेंज है, और UPS पे 170 से 280 वोल्ट AC की रेंज है। यहाँ पे आप UPS पे रखें, उससे ये है कि आपका कंप्यूटर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रीस्टार्ट नहीं होंगी। APL पे रखने से चंद मिली सेकेंड का गैप आता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रीस्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा UPS पे रखने का एक और फ़ायदा भी है कि अगर आपका वापडा सप्लाई 172 टू 80 वोल्टेज से कम या ज़्यादा है, तो फिर आपका लोड जो है वापडा पे शिफ्ट नहीं होगा और UPS के अंदर जाने वाली वापडा कट ऑफ हो जाएगी। इससे आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको UPS सेटिंग पे रखें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हरगिज़ मत रखें। 5 नंबर सेटिंग में आप अपनी बैटरी टाइप सेलेक्ट करें। अगर आप AGM बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर AGM को सिलेक्ट करें। अगर आप कार में रखी जाने वाली या किसी गाड़ी में या व्हीकल में रखी जाने वाली बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो FLD को सिलेक्ट करें, यानी फ्लडेड बैटरी। और अगर आप यूज़र डिफाइंड करना चाहते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से चार्जिंग एम्पेयर्स करंट और उसकी चार्जिंग कट ऑफ पोजीशन, ट्रिकल चार्ज पोजीशन, फ्लोटिंग वोल्टेज पोजीशन सेट करना चाहते हैं तो फिर यूज़र डिफाइंड पे रखें। लेकिन मैं आपको इसका मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगा। ये तब रखी जाती है सेटिंग, यूज़र डिफाइंड सेटिंग सिर्फ तब रखी जाती है अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं और आप अपनी मर्ज़ी से बैटरियों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं।
उनकी केयर कर सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी सेटिंग कर सकते हैं, तो फिर इसको सेलेक्ट करें, वरना हर किस मत इसको सेलेक्ट करें। अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है तो फिर TBL को सिलेक्ट करें, और अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर सकते हैं तो फिर LIE या LIT वाली सेटिंग को सिलेक्ट करें। फिर ये अगर लिथियम बैटरी को सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसके हिसाब से आपकी UPS की चार्जिंग, कट ऑफ पोजीशन, ट्रिकल चार्ज और फ्लोट चार्जिंग और बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपके UPS खुद ब खुद सेट कर देगा। तो ये बहुत ही अहम सेटिंग है, बाज़ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसका नुकसान उनकी बैटरीज़ के हमेशा के लिए डैमेज होने की सूरत में उनको मिलता है। इसके बाद 6 नंबर और 7 नंबर की सेटिंग है, यानी ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड एंड ओवर टेम्परेचर अकर। इस सेटिंग को डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही सेट रखें, इसको बिल्कुल भी चेंज ना करें, क्योंकि ये तब होता है जब आपके इन्वर्टर में कोई ओवरलोड या ओवर टेम्परेचर का एरर आता है, उस वजह से आपका इन्वर्टर शट डाउन हो जाता है। तो फिर आपका सिस्टम, अगर आपने इसको रीस्टार्ट इनेबल रखा हुआ है तो आपका इन्वर्टर फ़ौरन ही रीस्टार्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही रीस्टार्ट होगा उसके ऊपर चूँकि हैवी लोड होगा या वो ओवर हीटेड होगा तो वो फ़ौरन ही ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद 1 सेकंड बाद वो फिर दोबारा फ़ौरन ही रीस्टार्ट होगा। वो बार बार फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी, जिससे आपका इन्वर्टर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। 9 नंबर सेटिंग में है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसको आप 50 साइकिल यानी 50 हर्ट्ज़ पे ही सेट रखें। 10 नंबर में है आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो इन्वर्टर वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ये वो वाले वोल्टेज हैं, तो इसको आप 230 डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर इसको 220 पे रखेंगे तो आपका बैकअप टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आप इसको 240 पे रखेंगे तो आपका बैकअप टाइम बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा। 11 नंबर पे मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट है, यानी कि वापडा कितने एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज करे, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं 2 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20, 30, 40, 50, 60 और 80। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम नंबर 2 में से चार्जिंग करंट को कम किया हुआ है तो फिर आपकी बैटरी ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज नहीं होगी, यहाँ से आप करंट को नहीं इंक्रीज़ कर सकते। दोस्तों 12 नंबर सेटिंग जो है ये तब काम करती है जब आपने प्रोग्राम नंबर 1 में से SPU प्रायोरिटी को सिलेक्ट किया होता है। तो जब आपका सारा दिन लोड सोलर पे चल रहा होता है, उसके बाद जब शाम को सोलर से आने वाला करंट ख़त्म हो जाता है तो लोड सारा बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये सेटिंग आपको बताती है कि किस टाइम पे आपकी यूटिलिटी ऑन होनी है। तो यहाँ से हम इसको अगर एनर्जी सेव करना चाहते हैं तो इसको 22 वोल्टेज पे सेट कर देंगे, तो इससे आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक इस्तेमाल होगी। अगर आप बैटरी सोलर से चार्ज करते हैं तो फिर आपको मैं सजेशन दूंगा फिर आप इसको 22 वोल्टेज पे सेट रखें, नहीं तो इसको आप 23 डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही सेट रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो और बैटरी जो है आपकी ख़र्च ना हो, और ताकि लोड शेडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो यूटिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती, तो फिर आप इसको 25 वोल्ट पे सेट रखें ताकि बैटरी बिल्कुल ख़त्म ना हो और बैकअप के तौर पर लोड शेडिंग की सूरत में आप इसको यूज़ कर सकें। सेटिंग 12 नंबर और 13 नंबर तभी काम करती है जब आपने SPU प्रायोरिटी यानी सोलर फर्स्ट को प्रोग्राम 1 में से सिलेक्ट किया होता है। तो सेटिंग नंबर 13 जो है ये डिसाइड करती है कि व्हेन लोड टू बी शिफ्ट ऑन बैटरी, किस टाइम आपका लोड बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो, यानी कि आपकी बैटरी उस वक्त कितने वोल्टेज पे हो जिस टाइम आपका लोड बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसको फुल पे सेट रखा हुआ है तो जब तक आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी तब तक आपका लोड बैटरी के ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर लोड शेडिंग की सूरत में आप बैटरी का ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप लेना चाहते हैं तो फिर इसको आप बैटरी फुल पे रखें या 29 या 28 पे रखें, नहीं तो इसको आप 27 पे ही रखें। इससे आप का लोड ज़्यादातर टाइम बैटरी को ही यूज़ करेगा और यूटिलिटी पर आपका लोड कम शिफ्ट होगा, तो इससे आप एनर्जी की बचत कर सकते हैं।
प्रोग्राम नंबर 16 डिफ़ाइन करता है कि आपकी चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी क्या होगी। तो अगर इसको CUE पे रखेंगे तो सबसे पहले यूटिलिटी यूज़ होगी चार्जिंग के लिए। अगर यूटिलिटी नहीं अवेलेबल होगी तो फिर सोलर के ऊपर चार्जिंग शिफ्ट हो जाएगी। अगर इसको CSO पे रखेंगे तो सबसे पहले चार्जिंग सोलर के ऊपर होगी। अगर सोलर अवेलेबल नहीं होगा, अगर बादल आ जाते हैं या शाम का टाइम हो जाता है तो फिर चार्जिंग यूटिलिटी पे होगी। अगर इसको आप SNU पे रखेंगे तो चार्जिंग सोलर और यूटिलिटी दोनों के ऊपर ही होगी। तो इसको ओनली सोलर पे भी रख सकते हैं। फिर OSO मोड को सिलेक्ट करेंगे। OSO पे रखने से सबसे ज़्यादा यूटिलिटी यानी वापडा सोर्स की बचत होती है। आपका बिल बहुत ही कम आएगा क्योंकि आपकी बैटरियाँ सिर्फ ओनली सोलर पे चार्ज हो रही होंगी। तो दिन को आप डायरेक्टली सोलर प्लेट से जो करंट जनरेट हो रहा है उसको यूज़ करेंगे, और रात को जो बैटरियां आपने दिन के टाइम सोलर से चार्ज की हैं उनको आप रात के टाइम पे यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आपका बैटरी बैंक अच्छा है तो आप बग़ैर वापडा के इन्वर्टर को 24 घंटे चला सकते हैं। 18 नंबर सेटिंग से अलार्म को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। 19 नंबर सेटिंग में हम अगर इसको ESP पे रखें तो ये रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप सेटिंग करते करते अचानक बीच में छोड़ देते हैं तो 1 मिनट तक अगर वही स्क्रीन रहती है, उसके बाद स्क्रीन चेंज होकर आपकी फ़र्स्ट स्क्रीन जो है वहाँ पे डिस्प्ले आपकी सेटिंग डिस्प्ले जो है शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसको LE पे भी रखते हैं और अगर आपने सेटिंग करते करते उसको बीच में छोड़ दिया है कहीं पे, तो वो आपका कई घंटों तक वही स्क्रीन सामने रहेगी, वो स्क्रीन चेंज नहीं होगी। 20 नंबर पे है बैकलाइट कंट्रोल। 20 नंबर की सेटिंग को LOM पे रखें, यानी कि इसको अनेबल रखें। अगर इसको आप ऑफ़ कर देंगे तो आप LCD के ऊपर चलने वाले डाटा को हर वक्त मॉनिटरिंग नहीं कर सकेंगे, फिर ये LCD ऑफ रहेगी। 22 नंबर सेटिंग से आप छोटे से अलार्म यानी बीप को ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। ये वो बीप है जो आपको तब सुनाई देती है जब आपका सोलर या यूटिलिटी ऑन या ऑफ़ होती है। 23 नंबर सेटिंग ओवरलोड बाईपास की है, यानी कि जब आप बैटरी से लोड रन कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर ज़्यादा लोड डाल दें तो अगर इस सेटिंग को हमने इनेबल रखा होगा तो हमारा जो है ना ओवरलोड होने की सूरत में फ़ौरन ही यूटिलिटी ऑन हो जाएगी। तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बाईपास को लाजमी तौर पे इनेबल रखें। इस सूरत में आपका इन्वर्टर ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर यानी कि जलने से भी महफूज रह सकता है। 25 नंबर सेटिंग को इनेबल रखें ताकि इन्वर्टर आपका किसी भी फॉल्ट कोड को रिकॉर्डिंग करता रहे। अगर आपने अपनी प्रोग्राम नंबर 5 में से बैटरी टाइप कस्टम यानी कि सेल्फ डिफ़ाइन लगाई हुई है तो फिर आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका इन्वर्टर इस सेटिंग को ख़ुद ब खुद कंट्रोल करता है। यहाँ से आप चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज यानी बुल्क चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अगर वोल्टेज रेंज को बढ़ा देंगे तो हमारी बैटरी ओवर चार्जिंग होगी और जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए इस चार्जिंग सेटिंग को हरगिज़ ना बढ़ाएं। इसको आप कोशिश करें कि इसको अपनी बैटरी टाइप के मुताबिक प्रोग्राम नंबर 5 के मुताबिक सेट रखें। 27 नंबर पे फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज यानी ट्रिकल चार्ज वोल्टेज, ये भी आप तभी सेट कर सकते हैं अगर आपने प्रोग्राम नंबर 5 में सेटिंग को यूज़र डिफ़ाइन पे सेलेक्ट किया हुआ है। यानी अगर आपने बैटरी टाइप वहाँ पे एंटर नहीं की और यूज़र डिफ़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है तब आप इस वोल्टेज रेंज को चेंज कर सकते हैं। तो इसको ये वो स्टेज है जहाँ पे आके बैटरी ज़्यादा एम्पेयर पे चार्जिंग होना बंद कर देती है और उसके बाद लिमिटेड 3 से 4 या 5 एम्पेयर तक आपकी बैटरी चार्ज हो गई लिमिटेड करंट पे, बहुत थोड़े करंट पे। और ये आपकी तब तक चार्जिंग होती रहेगी जब तक बुल्क चार्जिंग जो है ना कट ऑफ वोल्टेज स्टेज नहीं आपकी पहुंच जाती। तब तक ये आपका चार्जर स्लो चार्जिंग पे बिल्कुल स्लो चार्जिंग पे बैटरी को चार्ज करवाता रहता है। तो इस सेटिंग को हरगिज़ चेंज ना करें, इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखें। यानी कि प्रोग्राम नंबर 5 में से आप अपनी बैटरी जो है टाइप उसके मुताबिक बैटरी को सिलेक्ट करें।
इसको चेंज अगर करेंगे तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी या फिर आपकी चार्जिंग बिल्कुल स्लो हो जाएगी। जब आपका इन्वर्टर सिर्फ़ और सिर्फ रात के टाइम बैटरी पे रन कर रहा होता है, यानी कि आपकी वापडा और सोलर दोनों ही एब्सेंट होती हैं, मौजूद नहीं होती, तो ये वो लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज हैं जिसके ऊपर आपका इन्वर्टर जो है वो शट डाउन हो जाता है। यानी इसको अगर हम 20 वोल्टेज पे रखेंगे तो 20 वोल्टेज पे जैसे ही पहुंचेगा तो बैटरी आपकी इन्वर्टर को बताएगा कि बैटरी बिल्कुल ख़ाली हो चुकी है और अब इसको शट डाउन हो जाना चाहिए। तो इससे अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारा बैकअप टाइम थोड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको 20 पे जो मिनिमम वैल्यू है 20 है इस पे रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल सके। 30 नंबर पे है बैटरी इक्वलाइजेशन। यहाँ पे आप इसको EDS पे यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसेबल ही रखें। अगर आप नई बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप डिसेबल ही रखें। अगर आपकी बैटरीज़ पुरानी हैं तो पुरानी बैटरीज़ होने के बाद आपको मालूम है कि सेल कोई एक आध वीक हो जाता है तो वो पूरी तरह से चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से सेल के वोल्टेज पूरे नहीं होते। तो इसलिए इस सेटिंग को ऑन करना पड़ता है ताकि बैटरी के सेल्स जो हैं इक्वली चार्ज हों। तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी बैटरीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। तो नई बैटरी के साथ अगर आप बैटरी इक्वलाइजेशन को यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी फुल चार्ज होने के बाद भी 1 से 2 घंटे तक चार्ज होती रहेगी, चार्जिंग करंट उसको मिलता रहेगा। जब ज़्यादा ओवर चार्जिंग होगी तो आपकी बैटरी लाजमी तौर पे डैमेज हो जाएगी। इसलिए 30, 31, 33, 34 और 35 और 36 ये सारी सेटिंग बैटरी इक्वलाइजेशन की है। इसको आप हरगिज़ मत छेड़ें तो ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। 37 नंबर सेटिंग है ग्रिड टाई ऑपरेशन, यानी कि ये अगर आप नेट मीटरिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको आप हाइब्रिड मोड पे रखेंगे। अदरवाइज़ आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी ऑफ ग्रिड पे ही ऑफ़ ही रखेंगे। इसको हरगिज़ ऑन नहीं करना, नहीं तो आपकी जो है ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो फालतू एक्सेस जो होगी आपकी एनर्जी वो वापडा को फीडिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको जब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम नेट मीटरिंग कर रहे हों। तो नेट मीटरिंग अगर नहीं यूज़ कर रहे इसको बिल्कुल भी ना चेंज करें, इसको ऑफ़ ही रहने दें। इसके बाद है ग्रिड टाई करंट, ये भी नेट मीटरिंग से ही रिलेटेड है। यहाँ से हम करंट सेट कर सकते हैं कम या ज़्यादा जितना हमने वापडा को फीड करना है। 39 पे है LED पैटर्न लाइट। यहाँ से आप LED पैटर्न लाइट जो है उसको ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। इन्वर्टर के ऊपर जहाँ पे फ्रोनस लिखा होता है वहाँ पे पैटर्न लाइट जल रही होती है। 3 किस्म की लाइट होती है। एक होती है ग्रीन कलर की, वो दिन के टाइम जब सोलर पे लोड ऑन होता है तब चल रही होती है, और जब यूटिलिटी रनिंग में होती है तब वो ब्लू कलर में हो जाती है। और जब बैटरी के ऊपर आपका सिस्टम चल रहा होता है रात के टाइम पे तो फिर ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाती है। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।